नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, शिवराज सिंह चौहान की खिताब, अपनापन के लोकार्पण में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पुस्तक को बताया प्रेरणादायी, दी शुभकामनाएं। नितिन नवीन का 28 मई से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, कोर कमेटी और मंत्री परिषद की बैठक के साथ बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2027 चुनाव की तैयारियों पर रहेगा फोकस। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज। विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात बनी चर्चा का विषय। चंपावत के पार्टी नगर पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैयारियां की पूरी। 9 जून को मतदान, 11 को मतगणना। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज से हाथियों की गणना का विशेष अभियान शुरू। 26 से 30 मई तक 72 बीट में 150 से ज्यादा वनकर्मी और विशेषज्ञ जुटे। WII के सहयोग से तैयार होगा सटीक डेटा। हर रेंज में अलग टीमें तैनात। दो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी मुलाकात हुई, जिसके बाद पूरे गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है। बाकी बोलते ना, जाकी रही भावना, जैसी कर्म मुहूर्त देखी थी ऐसे चलता रहता। थोड़ा ये सहयोग है कि कल आए थे यहाँ पर। मैं तो कई जगह गया हूँ, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सुख दुख की घटनाएं हैं, उनके घरों पर मिलने एकदम 100%। चंपावत के पार्टी नगर पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता 25 मई से लागू हो गई है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग और अधिकारी आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन 27 और 29 मई को दाखिल होंगे। 30 मई को जांच और 31 मई तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 1 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे, जबकि 9 जून को मतदान और 11 जून को मतगणना कराई जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना पार्टी नगर पालिका क्षेत्र के लिए जारी किया गया नगर पंचायत क्षेत्र के लिए। यहाँ पर जो चुनाव है वो 9 तारीख को होने हैं, 9 जून को, और 11 जून को है हमारा जो मतगणना है वो 11 जून को मतगणना की कार्यवाही हो जाएगी। इसमें निर्वाचक जो जितने भी हमारे नाम निर्देशन पत्र हैं, उनकी बिक्री जो है वो 27 से लेकर 29 तारीख तक पार्टी के नगर पालिका जो केंद्र है वहाँ पर होगा। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के जीवनगढ़ में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सुबह 11 बजे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड संख्या 14, लाइन जीवनगढ़, सईपुरी कॉलोनी, शक्ति विहार, डॉक्टरगंज और गणेश मंदिर क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क भूमि पूजन कर किया। करीब 177.40 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। लोगों का कहना है कि इस सड़क का क्षेत्रवासी करीब 25 साल से इंतजार कर रहे थे। नहीं, हमारा ये अभियान लगातार ही है। विधायक बनने के डे 1 से
मैं बहुत फोकस तरीके से काम करता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि जिस किसी भी बात को जाकर के फील्ड में जाकर के मैंने कमिट किया हो, वो ग्रामीण इलाके हो, शहरी क्षेत्र हो, बेशक उसमें समय लग जाए, उसमें मैं सेंसिटाइज भी करता चलता जाता हूँ लोगों को, भाई ये तुरंत हो जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसे 100% पूरा जरूर करता हूँ। अभी भी लगभग 10 करोड़ रुपए के सिंचाई के प्रोजेक्ट्स का मैंने 2 दिन में शिलान्यास किया है। और शिलान्यास किया मतलब काम शुरू हो गए। हमारी वर्किंग में शिलान्यास का मतलब ये नहीं है कि साहब पत्थर लगा दिया फिर 6 महीने कोई उसको या साल भर कोई पूछ लो, काम शुरू हो गए। और अभी सिंचाई विभाग के ही कुछ और कार्यों का शिलान्यास अभी 2-4 दिनों में मैं करने वाला। डोईवाला में परवादून बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। 20 मई को हुए चुनाव के बाद आज सभी पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर विधायक बृजभूषण गैरोला और ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी भी मौजूद रहे। अध्यक्ष पद पर फूल सिंह लोधी और सचिव पद पर मनोहर सिंह सैनी समेत सभी पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा का संकल्प लिया। सचिव ने कहा कि वकीलों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और बार एसोसिएशन को मजबूत बनाया जाएगा। जो बार एसोसिएशन है उसका आज पदाधिकारियों का जो निर्वाचित हुए हैं, आज उनका शपथ ग्रहण यहाँ पर समारोह बार एसोसिएशन डोईवाला के द्वारा किया गया और मैं उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हम सबके आदरणीय श्री फूल सिंह वर्मा जी यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हमारे सचिव पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई मनोहर सैनी जी और सभी उपाध्यक्ष सचिव और सभी को मैं जितने भी निर्वाचित उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी कार्यकारिणी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी है और जो वर्तमान कार्यकारिणी है यही कार्यकारिणी इससे पहले थी, अध्यक्ष जी और सचिव साहब और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और हमने हमारी सामने देखते देखते बहुत कुछ यहाँ पर बार एसोसिएशन द्वारा किया गया है और बहुत उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं और कुछ जो काम रह गए हैं अभी बहुत जो रह गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है जिस तरह से इनकी जो इच्छा है उसको देखते हुए लगता है कि जल्द ही वो जो भी काम रुके हुए हैं वो पूरे होंगे और हम अपनी तरफ से तो यही कह सकते हैं जो हमसे सहयोग होगा हम सहयोग इनको देने को तैयार। सितारगंज कोतवाली में आगामी ईद त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी धर्मों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बिजली, पानी और साफ सफाई से जुड़ी समस्याएं उठाई, जिस पर संबंधित विभागों ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। जामा मस्जिद के इमाम मुकीम रजा और पुलिस अधिकारियों ने सभी से भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। मिलने का बहाना होता है। कम से कम सितारगंज में जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है सारी बातें बिना कहे यहाँ के लोग समझ जाते हैं और निर्देश की अगर बात कहेंगे तो निर्देशित जो किया है और जो आग्रह किया है हर बार की तरह खुले में कुर्बानी ना हो, पूर्व से निर्धारित जगह है वो वहीं हो, कोई नई परंपरा का निर्माण ना हो और सड़कों पर नमाज ना करें, आपस में अमन चैन के साथ रहें। चंद बिंदुओं पर ईद के मौके पर बात की गई। उनमें से पहला नमाज का टाइम बताया गया कि हमारी ईदगाह का जो समय रहेगा वो सुबह 7 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक समाप्त रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर जो बात की गई, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी, लाइट, सफाई सुथराई, इन तमाम चीज़ों का विशेष तरीके से ख्याल करने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि मल्ली ताल ऐतिहासिक डीएसए ग्राउंड में अब ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। नैनीताल में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी और जिमखाना के पत्र के बाद यह कहा जा रहा था कि नमाज फील्ड में पढ़ी जाएगी। हालांकि जब इस पर विरोध हुआ उसके बाद जिमखाना नैनीताल में एक और पत्र जारी किया गया, उसमें नमाज की अनुमति को कैंसिल कर दिया गया था। मामला और बिगड़ने के बाद जब स्थितियां क्लियर नहीं हुई तो डीएम ने आज स्पष्ट कर दिया कि नैनीताल जिले में फ्लैट्स, मैदान समेत जिले में कहीं भी नमाज अदा सड़कों पर नहीं होगी। इस पर्व को मनाने वाले लोग हैं ईद उल अजहा के लिए सभी से ये आग्रह है, ये स्पष्ट निर्देश हैं कि नमाज मस्जिद, ईदगाह या
किसी उपासना स्थल में जो जहाँ उनको अनुमति हो वहीं पर वो पढ़ेंगे। जहाँ तक फ्लैट्स मैदान की बात है तो आजकल वहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और डीएसए फ्लैट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए है, तो वहाँ इस प्रकार की गतिविधियों के लिए, इस प्रकार के आयोजनों के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन नहीं दी जाए। रामनगर के प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति रखे जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। मंदिर समिति ने बिना अनुमति मूर्ति रखे जाने का विरोध करते हुए एसडीएम और पुलिस को शिकायत दी। समिति का आरोप है कि देर रात कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से मूर्ति रखकर माहौल खराब करने की कोशिश की। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने, जैसे आज सुबह हमारी जानकारी में आया कि रात करीब 2:30 बजे चोरी छिपे बगैर गिरजा देवी मंदिर समिति प्रबंधन की को कोई सूचना दिए और बगैर उनसे कोई अनुमति लिए वहाँ रात चोरी छिपे हनुमान जी की मूर्ति रख दी और गलत तरीके से रख दी। ये लोग क्या कहते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, ये 1 साल पहले भी इसी तरीके की सेम वारदात पहले भी कर चुके हैं। 1 साल पहले तब भी तत्कालीन समय में जो उप जिलाधिकारी रामनगर थे और उस समय तत्कालीन जो डीएफओ थे और मंदिर समिति के हस्तक्षेप से क्या कहते हैं ये मामला निस्तारित हुआ था, क्योंकि मंदिर समिति का जो प्रबंधन है, जो मंदिर समिति को जो जगह वहाँ पे अलॉटमेंट है, जो उसका प्रबंधन देख रही है, उसकी बगैर अनुमति के वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मुझे पत्र आया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर्व समाज की सहमति से हम वहाँ एक मूर्ति स्थापित कर रहे हैं सभी के सहयोग से। तो वो जो पत्र है वो मैंने जो गिरजा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको मार्क किया था और एसएचओ को मार्क किया था। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आज रात को उन्होंने बिना सहमति के, बिना उनको लूप पे लिए हुए वहाँ मूर्ति रख दी है। तो इसका जो समिति, हमारी गिरजा समिति है, उन्होंने विरोध किया है और समिति के लोग भी आए थे और पुजारी भी आए थे। तो उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है और मैंने उसमें एसएचओ को भी मार्क किया है और फॉरेस्ट को भी मार्क किया है और मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर आपकी सहमति से, आपके एनओसी के बिना इन्होंने मूर्ति रखी है तो आप एफआईआर भी कर सकते हैं। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में बकरा ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन और धर्मगुरुओं ने अहम दिशा निर्देश जारी किए। एसएसपी हरिद्वार ने साफ कहा कि कुर्बानी केवल निर्धारित जगहों पर ही की जाए और वेस्ट मटेरियल को गड्ढे में दबाया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलीम ने भी लोगों से अपील की है कि कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखें और खून को खुले में न बहाकर गड्ढे में दबाएं। ईदगाह में नमाज सुबह 7:45 पर होगी और सड़क पर नमाज पढ़ने से सख्ती से मना किया गया है। प्रशासन ने सभी से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। ये बड़ा त्योहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी हैं, जो उसमें इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं और इसके अतिरिक्त जो दिशा निर्देश मुख्यालय से और रेंज कार्यालय से प्राप्त हुए थे, वो विस्तृत जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो जनपद के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक अधिकारी को ब्रीफ कर दिए गए हैं। तो कुर्बानी से मुताल्लिक़ मैं सभी मुसलमानों से और जो कुर्बानी अदा करेंगे ये अपील करना चाहूँगा कि ये सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 साल तक कुर्बानी दी
और सहाबा इकराम ने और तमाम अइम्मा उलमा ने और तमाम मुसलमान कुर्बानी अदा करते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम के मज़हब में कुर्बानी करना है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कुर्बानी उन्हीं जगहों पे की जाए जहाँ कुर्बानगाह है। जैसे मदरसे हैं, मदरसों में अंदर बहुत ही हिफाजत के साथ होती है, पर्दे के साथ होती है, तो 2-3 जगहों पे जहाँ मदरसे में रोकी में कुर्बानी हो रही है वहीं करें। चंपावत के लोहावट में अपनी मांगों को लेकर बुजुर्ग चेत्रा में एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये उनका 116वां धरना है। चेतराम का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग में काम के दौरान घायल होने के बावजूद उन्हें न इलाज मिला और न ही मुआवजा। साल 1997 से लगातार धरना देने के बावजूद समाधान नहीं होने से नाराज चेतराम ने अब पानी तक त्याग दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे चेतराम ने इस आंदोलन को अपनी अंतिम लड़ाई बताया और किसी भी अनहोनी के लिए विभाग और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। की उम्र में मैं लोहागढ़ डोने विभाग में राजनीति के पत्रकाररत था। 34 वर्ष की उम्र में विभाग या सरकारी डिग्री कॉलेज की छत से काम करने गिर गया था। उससे गंभीर रूप से बुरी तरह घायल हो गया था। न तो विभाग ने मेरा इलाज किया, न विभाग ने किसी प्रकार का मुआवजा दिया। मैं दिनांक 23/7/97 से अपनी मांगों के लिए और एक धरने पर बैठ चुका हूँ। आज 116 बार मैं डोनीवी कार्यालय में धरने पर बैठा हूँ। मैं अपनी मांगों के लिए या तो मेरे को इलाज में आए हुए खर्च का भुगतान किया जाए, लड़के को विभागीय संगठन में नौकरी दी जाए, या मेरे को किडनी का मुआवजा का भुगतान करवाया जाए। मैं इन्हीं मांगों के लिए लंबे समय संघर्ष करता है। मैं अपना हक मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा हूँ। भीमताल के नौकुचिया ताल झील में एक शव उतरता हुआ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। मंगलवार को नौकुचिया ताल झील में एक शव उतराता हुआ दिखाई देने से इलाके में यह हड़कंप मचा। मंगलवार सुबह लोगों ने झील में शव को देखा। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। ताल में देखी थी 112 के माध्यम से सूचना जो है हमारे भीमताल थाने को मिली। मौके से जो है हमारे सब इंस्पेक्टर जो है मौके पर पहुंचे और विधिवत जो है डेड बॉडी को निकाला गया और उसको जो है प्रथम दृष्टया देखने में जो है उसमें सुसाइड का ये मामला प्रतीत हो रहा है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। पंचनामा भर के जो है पोस्टमार्टम की डेड बॉडी को अग्रिम कार्रवाई भेज दिया गया। यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। सुबह मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी की बॉडी यहाँ पे तैर रही है झील पे, तो उसके बाद मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। फिर उनकी पुलिस के साथ मदद करके यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर मदद करके बॉडी निकाली है। तो ये अभी यहीं पे हमारे लोकल क्षेत्र पे यहीं पे रामा ग्रुप है, तो यहाँ पे निवास करते थे। वैसे ये कहीं गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं। तो अभी पुलिस इस पर खोजबीन और जाँच चल रही है इसमें। बक्सर तहसील में पत्रकारों के साथ कथित अभद्रता और जान से मारने की धमकी के मामले में एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला द्वारा बुलाई गई बैठक बेनतीजा रखी। बैठक में पत्रकारों के साथ किसान संगठनों, लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने तहसील कर्मचारियों द्वारा पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता पर कड़ी नाराजगी जताई। आरोप है कि एसडीएम ने भी ये स्वीकार किया है कि उनके सामने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लेकिन इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी बात को लेकर पत्रकारों समेत किसान संगठनों, व्यापार मंडल और अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। सभी संगठनों ने पत्रकारों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए 29 मई तक कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ऐसे तो लड़ाई 29 में ये आर पार की, पर जो देश के चौथे स्तंभ पे इन्होंने जो वार किया प्रशासनिक अधिकारियों ने, इसका मुंह तोड़ जवाब 29 में दे देंगे। वहां सीधे शब्दों में हमने कह दिया हमारी मांग है
एक तो उस पर जान से जो मारने की उसने धमकी दी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो 28 तक, और दोनों कर्मचारी यहाँ से बाहर भेज दिए जाए। हमारी सीधी मांग है, और अगर ये हमारी मांग नहीं मानते तो भाई न्याय के लिए लड़ेंगे, और जो भी होगा इनके दफ्तर भी बंद करेंगे, इनके दफ्तरों पर ताले लगाएंगे। हम यहाँ कोई काम नहीं होने देने के जब तक हमें हमारे इस दो देश के चौथे स्तंभ जब तक हमारे मीडिया कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे जो प्रवीण भाई पत्रकार हैं, उनके साथ जो तहसील कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई, और एसडीएम साहब के सामने उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। उस संबंध में आज वार्तालाप थी। एसडीएम साहब से जो वार्ता वो बिल्कुल विफल हुई है। 29 तारीख में यहाँ धरना चलेगा। उसके बाद जब तक ये दोनों अटैच नहीं होते दूसरी जगह कर्मचारी, जब तक जो है हम पीछे नहीं हटेंगे और धरना दिया जाएगा, और उनके खिलाफ दोनों के मुकदमा दर्ज थाने में कराया जाएगा, और सभी लोग साथ हैं, पत्रकार बंधुओं के साथ। टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना का विशेष अभियान शुरू हो चुका है। पार्क प्रशासन द्वारा यह अभियान 26 मई से 30 मई तक चलाया जाएगा, जिसके तहत रिजर्व की सभी 72 बीट में हाथियों की संख्या और उनकी गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। इस काम में 150 से ज्यादा वनकर्मी और विशेषज्ञ लगाए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ साथ हाथियों की भी नियमित गणना कराई जाती है। पार्क प्रशासन के अनुसार वर्ष 2015 में हुई गणना में कॉर्बेट लैंडस्केप में करीब 850 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जबकि वर्ष 2020 की गणना में यह संख्या बढ़कर 1226 से ज्यादा पहुंच गई थी। ऐसे में इस बार की गणना को बेहद अहम माना जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पूरा लैंडस्केप है, उसमें लगभग जो पुरानी गणना हुई थी करीब 1200 हाथी हमारे यहाँ पर हैं। इस बार WIA के सहयोग से इसको एक नई विधि से, साइंटिफिक विधि से किया जा रहा है। पूरे स्टेट में 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ये गणना की जानी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज यानी 26 से इस गणना की शुरुआत की है। 5 दिन का प्रोटोकॉल है, यानी 30 तारीख तक पूरे क्षेत्र में हर बीट में हमारे जो फील्ड के जो कर्मचारी हैं वो इन हाथियों की गणना करेंगे। हमें इनको पूर्व में ही ट्रेनिंग दे दी गई थी, और इसका जो भी डेटा आएगा उसको सबको WIA भेजा जाएगा, ताकि पूरे स्टेट की एक हाथी की संख्या गणना के बाद आ सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर रेंज के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जिसमें कि WIA का एक रिसर्चर भी हमारी टीम के साथ रहेगा, ताकि पूरी टाइगर रिजर्व में जो गणना है वो सुचारू रूप से और जैसा मैंने कहा साइंटिफिक रूप से पूर्ण की जा सके। उत्तराखंड के रामनगर में श्रीमद् भागवत कथा से पहले निकाली गई विशाल कलश यात्रा के दौरान अज्ञात चोरों ने भारी उत्पात मचाया। यात्रा में शामिल 4 महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी होने और कई लोगों की जेब कटने का मामला सामने आया है। इसमें हजारों की नकदी पार कर ली गई। इस घटना से आक्रोशित पीड़ित परिवारों और व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल सुशील कुमार से मुलाकात की और घटना के जल्द खुलासे की मांग की। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। टीमों का गठन कर जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगर के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आयोजन रखा गया था कलश यात्रा का, भागवत जी का आयोजन है। उस कलश यात्रा में कुछ बाहर की आई हुई संदिग्ध महिलाओं के द्वारा कुछ चैनों की चोरी करी गई और कुछ महिलाओं के और कुछ पुरुषों के पर्स भी चोरी हुए हैं उसमें, जो अभी तक की जानकारी है। 4 चैनों की जानकारी कल शाम तक की आई है। कोतवाल साहब से हम अभी मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हम इस मामले को पूरा खोल देंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से कराई जाएगी। डर का माहौल तो कल पहली बार रामनगर के अंदर, बाजार के अंदर ऐसा कोई कृत्य हुआ है, तो निश्चित रूप से उन लोगों के मन में भय तो है ही। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।